नमस्कार दोस्तों, बीएस भारत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं खंड ख में चलेंगे हम लोग। इससे पहले हमने खंड क पढ़ लिया था, अब खंड ख में चलेंगे। क्या कर रहा है देखिए, जल संसाधन क्लास 10th ज्योग्राफी का आपका जो है भारत संसाधन उपयोग का खंड ख है, जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हम आपसे जैसे वादा किए थे आप लोगों से कि हम पीडीएफ देते रहेंगे, तो टेलीग्राम में आपको हम पीडीएफ बराबर लगातार देते जा रहे हैं। और आप लोग आशा है कि आप लोग निकाल करके पीडीएफ जो है आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो अपना पढ़ाई जारी रखिए दोस्तों। जैसे ही हम फ्री होते हैं आपको पीडीएफ लगातार हम दे रहे हैं। और आशा है कि हम जब तक आपका एग्जाम होता है हम आपके साथ रहेंगे। और आप लोग भी इसी तरह प्यार बनाए रखिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, केवल वीडियो देख लेते बस हो गया, लाइक तो करवे नहीं करते आप लोग। क्या दोस्तों आप लोग को मेरे दुश्मनी है क्या? प्लीज़ आप लोग क्या कहते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिए कम से कम। आपसे कोई पैसा थोड़ी लेते, आप लोग को 100 रुपया कहेगा देने के लिए तो आप लोग पीडीएफ ले लेते जा करके, लेकिन आपको फ्री में सब कुछ दे रहे, फिर भी आप लोग मेहनत थोड़ा मेरे लिए नहीं कर रहे। प्लीज़ आपसे विनती है हाथ जोड़ करके कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा चैनल ज़्यादा से बच्चा रहेगा तो बच्चे को क्या कहते प्रभाव पड़ता है कि लगता है कि देखता है, क्या कहते हैं देखते नहीं है कि ज़्यादा सब्सक्राइबर देखता है बच्चा, उसके बाद ही बच्चा वीडियो देखता है। इसीलिए क्या कहे आपको। चलिए, कोसी नदी में पर कुशा नामक तटबंधन टूटा था। बताइए, देखिए कोसी नदी पर जो है कुशा नामक तटबंधन जो टूटा था, ये कब टूटा था? 2008 ईस्वी में टूटा था। याद रखिएगा दोस्तों, कब टूटा था? 2008 में। हम लोग को याद है उस समय में ये कुशा बांध जो है टूटा था। ठीक है, अगला कह रहा है कि जल क्रांता कितने प्रतिशत महासागरों में स्थित है? तो देखिए जल क्रांता जो है ना, यह 96.5% क्या कहते हैं महासागरों में ही स्थित है। अलवणीय या मृदु जल कितना प्रतिशत है? देखिए अलवणीय या मृदु जल जो है ना, ये 2.5% है। कितना प्रतिशत है? 2.5 यानी 2.5% है। अगला कह रहा है वर्ण, देखिए देखिए इसमें यहाँ थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, इसको हटा लीजिए। ये जो है ना वर्षा जल का, जो वर्षा जल है, वर्षा का कितना प्रतिशत जो है जल जो है वाष्प बनकर हो जाता है। देखिए जो पानी जो नीचे आता है, जल वर्षा बारिश होने के बाद वो कितना प्रतिशत नीचे आता है, मतलब आने के बाद फिर वह जो है ऊपर चल जाता है। तो बताइए 20% जल जो है ऊपर चल जाता है। बताइए आप बताइए 100% जल ऊपर से आया, मान लीजिए कल्पना कीजिए एक तरह से, उसमें 20% ही नीचे ऊपर गया। ठीक है ना, और क्या कहते हैं 20% ऊपर जाता है, 20% ऊपर जाने के बाद यानी कि 80% नीचा में ही रह जाता है। अब बताइए तो इस तरह से जो है बाढ़ आने की संभावना अधिक हो जाता है। तो मान लीजिए इतना पानी आएगा तो अचानक पानी आएगा, धीरे धीरे बाढ़ काफ़ी हो जाता, मतलब पानी आने के कारण जो है बाढ़ आ जाता है। इसीलिए कहता है वर्षा होने के अधिक वर्षा होने से क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। वैसे भी हम लोग बिहार जो है ना बाढ़ के लिए प्रभावित क्षेत्र होता है। जल गोलार्ध किस गोलार्ध में को कहा जाता है? बताइए तो दक्षिणी गोलार्ध को जो है ना जल गोलार्ध कहा जाता है। किस गोलार्ध को? दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। अगला कह रहा है कि स्थल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है? बताइए उत्तरी गोलार्ध को जो स्थल गोलार्ध कहा जाता है। भारत में विश्व के लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है? बताइए भारत में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत? तो 16% आबादी निवास करता है। कितना? भारत में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करता है? तो 16%। ताप्ती में जल भंडारण करने की क्षमता कितनी है? बताइए तो ताप्ती में जो है ना जल भंडारण करने की क्षमता जो है 97% है। मित्रों आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि प्राणियों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान है? देखिए प्राणी के अंदर जो होता है, मनुष्य के अंदर 65% पानी होता है, जल होता है। याद रखिए कितना परसेंट? 65% जल होता है। पौधे में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान होता है? तो पौधे में जो है 65 से 99% पानी होता है, जल होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का क्या कहा था? मंदिर कहा था। भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? देखिए भारत में जो है ना, भारत में 22% जल जो है वो विद्युत, क्या कहते हैं, भारत में 22% जल से विद्युत प्राप्त होता है। रखिएगा ठीक है, कितना परसेंट जल से? भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 22% भाग से क्या होता है, जल से जो है विद्युत बनाते हैं हम लोग करते हैं। ठीक है,
उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत की गई थी? तो कब की गई थी बताइए? 8 सितंबर क्या कहते हैं, सितंबर 1987 में किया गया। कब किया दोस्तों? सितंबर 1987 में किया गया था। सितंबर लिखा हो, सॉरी 8 बोल दिया हम। सितंबर 1987 में जो है यह राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत की गई थी। ठीक है। अगला कर रहा है कि सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ था बताइए? 1874 ईस्वी में हुआ था। सोन नदी घाटी परियोजना का विकास जो है 1874 ईस्वी में हुआ था। भारत में कुल जल का कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं? तो 32%। भारत में कुल जल का हम लोग 32% यूज करते हैं। अगला कह रहा है कि गंगा, देखिए ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से कौन सा स्थान रखता है? ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, यह विश्व की 10 बड़ी नदियों में से कौन सा स्थान रखता है? तो क्रमशः 8वां और 10वां स्थान। देखिए ब्रह्मपुत्र का 8वां स्थान है और गंगा का किस विश्व में कितना स्थान है? 10वां स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है। ब्रह्मपुत्र फिर से याद रख लीजिए, ब्रह्मपुत्र का कितनावां स्थान है? 8वां स्थान है और गंगा का कितनावां है? 10वां स्थान है। ब्रह्मपुत्र लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिएगा आप लोग। ठीक है। ब्रह्मपुत्र लिखिएगा 8वां और क्या कहते हैं गंगा लिखिएगा, गंगा कितनावां? 10वां। आशा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है। देखिए गुजरात के नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया हुआ? देखिए सरदार सरोवर बांध। गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न कर रहा है कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अति दोहन से किसका संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है? तो देखिए बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अति दोहन से जो है ये संख्या जिसको बोलते हैं, इसका जो है संकेंद्रीकरण क्या हो गया? काफ़ी बढ़ गया। राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के, राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से किसका संकेंद्रण बढ़ा है? तो फ्लोराइड का जो है संकरण जो है कहाँ बढ़ा है? राजस्थान और महाराष्ट्र में ज़्यादा बढ़ गया जल के अतिदोहन से, संकेंद्रीकरण से। संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब प्रस्तुत हुई थी? देखिए 2002 में संशोधित राष्ट्रीय जल नीति जो है ये 2002 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। राजस्थान की कौन सी एनजीओ संस्था वहां पेयजल पहुंचाने का काम करती है? तो राजस्थान का जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता है, राजस्थान की जो एनजीओ की संस्था है वहां पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है, यह तरुण भारत संघ संस्था का नाम है। क्या नाम है? तरुण भारत संघ जो है वह क्या करती है? घर घर पानी पहुंचाने का जो है काम करती है वहाँ पे। ठीक है। देखिए याद रखिएगा, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना किस नाम से जानी जाती है? देखिए बंगाल से जब बिहार अलग हुआ था तो यहाँ पूछ रहा है कि बिहार विभाजन के पूर्व जो है इंद्रपुरी जलाशय योजना किस नाम से जानी जाती है? देखिए तो कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती है। अगला कह रहा है कि एनएचपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाइड्रो पावर कोऑपरेशन। ठीक है। कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कोऑपरेटिव। तो एनएचपीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? एन से नेशनल, एच से हाइड्रो, पी से क्या हो गया? पावर, सी से क्या हो गया? क्या कहते हैं? कोऑपरेशन, CORPARTI। ठीक है ना, कोऑपरेटिव। अगला कर रहा है BHPC का फुल फॉर्म बिहार हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है। कॉर्पोरेशन है दोस्तों यहाँ पे COR कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, CORPRATN कॉर्पोरेशन। ठीक है। आशा समझ रहे होंगे। एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है एनजीओ फुल फॉर्म? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछ देता है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अब कह रहा है राज्य या राजस्थान जल संग्रह का विधि का नाम। देखिए अब आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य में कैसे जल संग्रह किया जाता है और जल संग्रह जो किया जाता है उसका नाम क्या रखा गया, किस विधि से। मान लीजिए अब पहाड़ी क्षेत्र में जल को जो संग्रह करता है, जल को जो रखता है तो उसको राज का नाम क्या है? अब बताइए। पहाड़ी क्षेत्र है, मान लीजिए है स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र में जो है कुल बोलते हैं या गुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? विधि का नाम क्या है? कुल या कुल। जैसलमेर में क्या बोलते हैं? कौन सा विधि है जल संग्रह करने का? क्या कहता है? खादीन। क्या नाम है? खादीन। ठीक है, खादीन नाम है जैसलमेर में। और राजस्थान के अन्य क्षेत्र में जो है जोहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोहर। राजस्थान के अन्य क्षेत्र में क्या बोलते हैं? जोहर बोलते हैं, जो पानी को संचय किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए
राजस्थान में बिराने फौलादी और वांड में बोलते, ठीक है ना। राजस्थान में बिराने फौलादी बोलते, ठीक है, याद रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ने क्या करा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। देखिए अधिक इस धरती पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, पानी ही पानी, याद रखिएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। यानी कि अधिकांशतः भाग में पृथ्वी पे क्या है, 4 भाग, यानी कि एक तरह से मान लीजिए डाटा 4 भाग है ना, 4 भाग में 1 भाग स्थल है, 3 भाग पानी ही पानी, इसीलिए पृथ्वी क्या कहते हैं हम लोग, नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। देखिए पूरा दुनिया में जितना पानी है उसमें जितना भी जल है उसका 96.5% जो है ये महासागरों से निहित है, ठीक है, याद रखिएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर बोला था, याद रखिएगा। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन था, 65। अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया दोस्तों, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। वही बात है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है, आर्सेनिक का। बिहार में पूछ देगा एग्जाम में क्वेश्चन, ज्यादा अति जल दोहन के कारण जो है किसका संकेंद्रीकरण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का बढ़ा है। देखिए अब कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या कह रहा है इसमें, देखिए। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग PDF आपको मिल जाता है टाइम टू टाइम। आप लोग PDF निकाल करके जो है इसको खूब लाइन बाय लाइन करके पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप बिजी हैं, अगर आपको क्या कहते हैं कोई समय नहीं मिल पाता है, आप क्योंकि आप कोचिंग भी करते होंगे वहाँ अपने गाँव में या जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ से भी हैं, तो आपको समय नहीं मिलता, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 10, 20, 50 रुपया लेता है। आप PDF जाकर निकलवा लीजिए और PDF से भी तैयारी कीजिए दोस्तों, बहुत फायदा मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न करा, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो मानव अपनी कुशलता का क्षमता एवं आधुनिकता के सहारे नदियों के ऊपर बांध बनाकर इसके जल का उपयोग परिवहन, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मनोरंजन, जीव संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, मिट्टी अपरदन पर रोक एवं पर्यटन जैसे आर्थिक, सामाजिक आदि कार्यों को एक साथ संपादित करती है, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। देखिए अब क्या कह रहा है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, तो मानव जो है ना अपनी कार्य कुशलता के, क्षमता के, यानी कि टेक्नोलॉजी के सहारे नदियों के ऊपर क्या करता है, बांध बना देता है, जल का उपयोग करता है, इस पे सड़क बना देता है, सिंचाई करता है, उसके माध्यम से बिजली उत्पन्न करता है, उत्पादन करता है, ठीक, मनोरंजन करता है, खेल कूद का जो है मैदान बना, बहुत सारा अपना क्या कहते हैं उस करता है, वन जीव बना, वन अभ्यारण्य लगाता है चारों साइड, बाढ़ नियंत्रण को रोकता है, इन सारे मिट्टी अपरदन पर रोक लगाता है, पर्यटन स्थल बना देता है, घोषित कर देता है, सामाजिक आर्थिक कार्यों के लिए यूज करता है उसको। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुउद्देशीय। मतलब एक साथ एक मान लीजिए एक बांध बनाने से कितना फायदा हुआ बताइए, तो एक साथ जो है ढेर सारा काम हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। याद रहेगा कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री है परियोजना को क्या कहा गया है, भारत का क्या कहा गया, मंदिर कहा गया है। आगे क्वेश्चन का अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जल संसाधन के कार्य एवं उपयोग को लिखिए। देखिए जल संसाधन के क्या कार्य होता है, उसका उपयोग क्या, उसको लिखने के लिए कह रहा है। प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त सारे संसाधनों में जल की अलग ही महत्ता है। देखिए प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सारे संसाधनों में जो है जल की जो है ना अलग ही महत्ता है। अर्थशास्त्र की जो दृष्टि से कहा गया है कि जल की ही क्या है, जीवन है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जल ही जीवन है, ये कहाँ से लाया गया है, तो बोलिएगा अर्थशास्त्र की दृष्टि से बोला गया है कि जल ही क्या है, जीवन है, वाटर इज लाइफ। अब समझिए कि जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग, जल संसाधन जो है, जो पानी, उसका क्या उपयोग है समझिए। जल का उपयोग विद्युत उत्पादन एवं वस्त्र उद्योग के लिए बृहद पैमाने पर किया जाता है। देखिए जल का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन के लिए जो है और बृहद पैमाने पर किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। विद्युत उत्पादन एवं वस्त्र उद्योग में भी क्या कहते हैं, चमड़ा के फैक्ट्री में देखिएगा, चमड़ा को धोने के लिए क्या पानी का उपयोग होता है कि नहीं होता है, होता है ना। देखिए जल संसाधन, बहुत सारे फैक्ट्रियों में भी क्या कहते हैं पानी की आवश्यकता होती है। जींस का फैक्ट्री होगा, उसमें धुलाई होता है तो पानी की आवश्यकता होती है। तो ढेर सारा क्या कहते हैं आप लोगों को पता होगा। जल संसाधन का उपयोग बाढ़ नियंत्रण एवं मिट्टी अपरदन पर रोक लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और जल संसाधन को नदी घाटी परियोजना में बदल करके कृषि उद्योगीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या कहता है,
समन्वयित करता है रूप में विकसित करती जा रही है। ठीक है, यानी कि नदी घाटी बना दीजिएगा, उस पे क्या कहते हैं, नदी पे अगर पुल बना दिया जाए तो क्या कहते हैं, उस पानी का यूज हम लोग क्या कहते हैं, अगर या नदी क्या कहते हैं, तालाब, उस पानी का जो है पानी को अच्छा से बांध दिया जाए, बांध बना दिया जाए तो उस पे जो है उससे लोग सिंचाई भी कर सकता है। तो इस तरह से जो है पानी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न कर, अंतर्राज्यीय जल विवाद से आप क्या समझ। देखिए बहुत सारा राज्य ऐसा, जैसे नेपाल से ही पानी आता है, इंडिया में पानी घुसता है, तो नेपाल सरकार कभी कभी अधिक पानी छोड़ देता है, इससे बिहार बाढ़ से पीड़ित हो जाता है। इसी तरह से बहुत जगह ऐसा राज्य है, जो कोई राज्य है, भारत में ही राज्य है, जो राज्य कहता है हम अपना पानी अपने यहाँ रखेंगे, इधर पानी नहीं जाने देंगे। ये राज्य कहता है मान लीजिए कि हमको पानी चाहिए, हमको भी सिंचाई करना है, कृषि करना है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा प्रक्रिया, इसी में दोनों राज्य में विवाद होता है। या कोई राज्य ऐसा है जब क्या करता है, जब पानी की जरूरत पड़ता है तो पानी नहीं देता है, और जब इसके ऊपर पानी आता है तो ये पानी को क्या करता है, एक्स्ट्रा पानी, कभी बाढ़ आ जाता है इधर तो ये पानी को छोड़ देता है। तो बताइए ये बुर्बक है राज्य, ले लेगा नहीं लेगा, इसीलिए यही कारण जल विवाद होता है। ठीक है, अब करा अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या समझते हैं। देखिए किसी विशेष नदी का जल दो या दो से अधिक राज्यों से होकर जब बहती है ना, तो इन राज्यों में नदी के जल उपयोग हेतु आपस में मतभेद या वक्र युद्ध हो जाता है। ठीक है, हाँ होते रहता है, जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। क्या होता है कि कोई भी विशेष नदी का जल है, स्पेशल कोई नदी से आते जल तो नदी से बराबर नहीं जाता है, तो दो या दो से अधिक अगर राज्य से होकर गुजरता है, बहती है, तो राज्यों में नदी का जल के उपयोग हेतु आपस में लड़ाई हो जाता है, मतभेद हो जाता है। वो कहता है हम यूज करेंगे, तो कहता है हम यूज करेंगे, इसी को कहते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। और पूछा जाता है, और क्वेश्चन है जल संकट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, जल संकट तो अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये जरूरी है कि आज भी देखिएगा कि हम लोगों के भविष्य के लिए कि जल संकट कैसे रोका जाए, जल आगे संकट ना आए जल से के कारण, तो उस बात को समझाने के लिए हम ये पूछने का चांस बनता है। इसीलिए देखिएगा स्वीडन के जल विशेषज्ञ, क्या नाम था उसका, फॉल्कन मार्क के अनुसार किसी भी देश अथवा प्रांत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता कितनी है, तो 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल की उपलब्धता को जल संकट कहते हैं। जिस दिन 1000 घन मीटर से कम जल हम लोगों को मिलना शुरू हुआ, समझिए जल संकट चालू हो गया है। वर्तमान भारत में प्रति व्यक्ति 1300 घन मीटर जल की आवश्यकता करता है, यानी कि अभी जो वर्तमान में जो है क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति जो है 1300 घन मीटर जल की क्या करता है, वो उपलब्ध क्या यूज करता है, वो समझ में आ गया। देखिए उसके लिए उपलब्ध है। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। देखिए भारत की नदी प्रदूषित कैसे है, उसका वर्णन करने का है। भारत नदियों का देश कहा जाता है। प्राचीन काल से वर्तमान तक बहुत सारी नदियां सदावाहिनी है, परंतु सभ्यता और संस्कृति के आधुनिकीकरण के कारण हमारे देश में कई प्रकार के प्रदूषणों का वर्चस्व बढ़ा है। भारत के नदियों के प्रदूषित होने का कारण जो है यही है। क्या कह रहा है, भारत की नदियों के प्रदूषण कारण क्या है, तो भारत के नदियों को देश कहा जाता है। देखिएगा प्राचीन काल में बहुत सारे नदियां सदावाहिनी है, परंतु सभ्यता संस्कृति आधुनिकीकरण के हमारे देश में कई प्रदूषित वाचक है। देखिए बहुत सारे फैक्ट्रियां लगा देने के कारण, यही सब के कारण तो नदियां गंदा हुई है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है किस कारण से हुआ है, तो कारण समझाते हैं आपको। कल कारखाना और उद्योग से निकलने वाले जो दूषित जल होता है, कचरा होता है, अथवा अवांछनीय तत्व को नदी में सीधे सीधे प्रभावित कर देने से क्या होता है, जो है इतना प्रदूषण हो रहा है। जितना भी कल खाना से जो गंदगी निकलता है ना, उसको सीधा पानी नदी में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसीलिए वो गंदगी जो है फैल जाता है, नदी दूषित हो गया है। नदियों में मृत पशु पक्षियों को डालने से, कोई देखिएगा कि कोई मवेशी मर गया उसको नदी में फेंक दिया जाता है, कोई आदमी मर गया उसको नदी में फेंक दिया जाता है। इससे क्या हो रहा है, नदी दूषित हो रहा है। मवेशी को नहलाने से, गंदी नालियों को जोड़ने से, अभी देखिए सरकार करता है क्या, बहुत जगह गंदी नालियों को जोड़ दिया है, और उस नली से क्या होता है, डायरेक्ट पानी कहाँ चल जाता है, सीधा नदी में जाके मिल जाता है, और नदी क्या हो रही है, उससे प्रदूषित हो रही है। और क्या कहते हैं, पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, याद रखिएगा। अत्यधिक उर्वरक का उपयोग से वर्षा जल उर्वरकों को साथ लेकर के नदी में समाहित हो जाते हैं, जिससे वह विषैली हो जाती है। क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, लोग क्या कर रहा है, अत्यधिक उर्वरक
उपयोग कर रहा है। वर्षा जब होता है, मान लीजिए आप खेत में, अपने खेत में मान लीजिए खाद छींटे हैं, आज जब बारिश होगी तो बारिश के कारण जो उसका जो पानी है वो बह के कहाँ जाएगा, नदी तालाब में जाएगा। और नदी तालाब में जाएगा तो आपके जैसे बहुत ढेर सारा महापुरुष ऐसा है जिन्होंने अपने खेत में खाद छीटा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कीटनाशक दवाई छीटा है, तो भास के कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा, वो नदी में जाएगा। तो उससे भी क्या होता है, उससे भी नदी क्या होता है, दूषित होता है, जिससे विषैली भी वो नदी कभी कभी हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और मछली उछली मरने लग जाता है, यही सब कारण होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कर रहा है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, बताइए। जल की संरक्षण कैसे करते हैं आप, बताइए। जल संरक्षण क्या समझते हैं, इसके बारे में उपाय बताइए। तो जल संरक्षण, जल को जो कि प्राकृतिक संसाधन है, मानव अपनी आजीविका और उत्पाद अनुक्रियाओं के जल द्वारा सुनिश्चित करता है। अतः जल को प्रदूषित होने से, व्यर्थ खर्च होने से क्या करना चाहिए, अथवा जल चक्र की स्थिति बनी रहे, इस हेतु जो भी हम मानवों द्वारा बचाव के कार्यक्रम या क्या कहते उपाय किए जाते हैं उसे जल संरक्षण कहते हैं। देखिए, जल संरक्षण अथवा प्रबंधन के लिए जो है निम्नलिखित उपाय वर्णित किए गए हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जल संकट के, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कि जल संरक्षण, जल की जो प्राकृतिक संसाधन, जल एक क्या है पहले बताइए। तो प्राकृतिक संसाधन है, मानव अपनी जो जीवन को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, बहुत सारा अनुक्रियाएं उन्हें चलाने के लिए जो है क्या कहते हैं, जल की द्वारा सुनिश्चित करता है। जल के माध्यम से वो, जल के बिना जो है ना, याद रखें, जीवन संभव नहीं है। अतः जल को प्रदूषित होने से, व्यर्थ होने से, खर्च होने से, अथवा जल के चक्र की स्थिति जो है बनी रहती है, इस हेतु जो भी मानवों द्वारा बचाव कार्यक्रम है उसे क्या करना चाहिए, उपाय किए जाते हैं और जल संरक्षण कहते हैं। जल संरक्षण अथवा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय है, ठीक है। जल संरक्षण हेतु सर्वप्रथम अपने स्वयं या में यह प्रण लेना होगा कि जल को व्यर्थ बर्बाद न करें। आपको खुद प्रण लेना होगा कि आप जल को व्यर्थ बर्बाद न करें। आप लोग घर पे क्या करते हैं, आप लोग कल पे नहीं नहाइएगा, देखिए बाल्टी में पानी भर के स्नान करने से क्या होता है कि वो लिमिट मात्रा में पानी आता है और आप उससे स्नान कर लीजिएगा। और आप लोग क्या करते हैं, गाँव घर में आजकल बच्चा क्या करता है, मोटर चला देता है और पानी निकल रहा है, और समझिए बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, जितना यूज नहीं है, जितना में परिवार का पूरा आदमी स्नान कर लेगा उतना पानी निकल जाता है, बच्चा और स्नान करते रहता है। उसको ये पता नहीं कि पानी बर्बाद करने से बहुत हानि है। पानी जो है ना 100% में 20% ही पानी फिर रिटर्न होकर ऊपर जाता है, बाकी पानी जो है इधर उधर नदी में समा जाता है, जो कि यूजलेस हो जाता है, याद रखिएगा। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहित विभिन्न तरीकों से अपनाने चाहिए, याद रखिएगा। जल संग्रहण कैसे करना है, पानी को कैसे अपने घर में इकट्ठा रखना है, तो उसके लिए विभिन्न तरीका अपनाई गई है, ठीक है। घर के आसपास अथवा पड़ती जमीन में यथासंभव वृक्ष लगाना। देखिए, आपके घर के आसपास अगर पड़ती जमीन है या क्या कहते हैं खाली जमीन है, तो उसमें जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, आप पेड़ पौधा लगवा दीजिए, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। तकनीकी विकास अथवा ऐसे क्या कहते हैं उपकरण का उपयोग करना चाहिए, जिससे जल का अधिक उपयोग हो सके, ठीक है। जैसे ड्रिप सिंचाई, देखिए अब सिंचाई भी बहुत जरूरी है। तो ड्रिप पूछेगा कि हमारे देश में कैसे सिंचाई चलते, क्या बोलिएगा, ड्रिप सिंचाई। देखिए बिहार में ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, फुहारे से सिंचाई तथा सीढ़ीनुमा सिंचाई, ये सारी पद्धतियाँ अपनाई जाती है, ठीक है ना। सभी पद्धति को याद रखिएगा। अगला है कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर जैविक तथा कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना, ठीक है। कृत्रिम के जगह पे क्या करना, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग करना, ठीक है। वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, ठीक है। वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, पुनः चक्रण विधि से जो है तो वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण और पुनः चक्रण की विधि का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो वर्षा जल की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्षा जल के कारण ही नदियों, तालाबों, पोखर, नहर आदि जल स्रोतों में जल के संग्रहित कर कृषि से संबंधित जो है क्या कहते हैं, आंतरिक एवं बाहरी कार्य किए जाते हैं। वर्षा जल के फलस्वरूप ही मिट्टी में नमी बनी रहती है एवं सुखाड़ जैसे आपदाओं से क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं से हमें राहत मिलती है। वर्षा जल के संग्रहण एवं क्या कर रहा है, संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधियाँ। देखिए वर्षा जल के संग्रहण कैसे करना है और उसके बाद उसका यूज कैसे करना है, रीयूज, उसको समझते हैं। वर्षा जल को पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा नदी के धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए
प्रयुक्त किया जाता है, जिसे कुल या घुल कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, भारत में जो है कृषि होता है उसको क्या कहते हैं, उधर पहाड़ी इलाकों में कुल या धुल बोलते हैं, ठीक है। और शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, जिसे राजस्थान के जैसलमेर खादीर अथवा जोहर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, राजस्थान राज्य के ही वीराने, फलोदी और बाडोर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जैसे टाका कहते हैं। कर्नाटक में मैसूर जिले में छत संग्रहण की व्यवस्था की जाती है। याद रखिएगा। चलिए अब अगला चलते हैं, हम लोग चलेंगे क्या कहते हैं, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में गौ देखेंगे, खंड गौ। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको टेलीग्राम पे हम फ्री में नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।